सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक मेजर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की गई थी अगस्त 1942 में। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। किसकी लीडरशिप में? महात्मा गांधी की लीडरशिप में। ये देखो ना, ये एक डिसाइसिव फेज था। अब 47 और 42 में ज़्यादा फर्क नहीं रहा, ठीक है। ये स्ट्रगल जो इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस के लिए एक अहम थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च की गई। कब? वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। ए टाइम जब ग्लोबल सिचुएशन और इंडिया की कंडीशन जो है वो एक अलग तरह का चैलेंज प्रोड्यूस कर रहे थे, और एक अपॉर्चुनिटी भी थी इंडियंस लीडर्स के पास कि अभी हम लोग प्रेशर डालेंगे जब ब्रिटेन की जो कंडीशन है वो भी सही नहीं है, ठीक है, और हम जो है अपने लिए इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, ठीक है। वी जस्ट नीड टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी। किसकी लीडरशिप? कांग्रेस की लीडरशिप और महात्मा गांधी की लीडरशिप में। अब क्यों क्यों डिसाइड की कि अभी स्ट्रगल स्टार्ट करनी इस स्पेसिफिक मूवमेंट में? पहले तो वर्ल्ड वॉर सेकंड और ब्रिटिश की वीकनेस देखो। स्ट्रेन ऑफ ब्रिटिश रिसोर्सेज, ब्रिटिश का बहुत सारा रिसोर्सेज जो है ना वर्ल्ड सेकंड में जो है वो यूज़ हो चुका था। ब्रिटिश जो है हैविली इन्वॉल्व थी फाइटिंग में वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, और सीवियर जो है इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर फेस कर रही थी। और कांग्रेस को ये यकीन था कि ये हमारे लिए सही अपॉर्चुनिटी है कि हम डिमांड करें इनसे इंडिपेंडेंस, क्योंकि अब डबल फ्रंट पे तो ये नहीं कर पाएंगे ना। अगर इंडिया में भी कंडीशन वर्स हो जाएगी, यूरोप में पहले ही वॉर लड़ रहे हैं जर्मनी के साथ, ठीक है। और कोलैप्स ऑफ कॉलोनियल एम्पायर, देखो वॉर ने जो है ना कहीं कॉलोनियल पावर को जो है ना पूरी दुनिया में कमज़ोर कर दिया था, और कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर दिया था एक सेंस कि ब्रिटिश एम्पायर का जो 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 डोमिनेंस, जो दबाव, जो पावर था वो कम हो रहा है। अलाइड हिपोक्रेसी, देखो ब्रिटिश ने क्लेम किया कि हम फाइट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, और ये यही वहीं पे एक वेरी प्रिंसिपल जो है डिनाई कर रहे थे इंडिया के लिए। दुनिया को ये बता रहे कि हम जो है फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, वहीं इंडिया को कॉलोनाइज किया हुआ है। तो लोगों के अंदर, जो इंडियंस के अंदर ना, और रिजेंटमेंट पैदा हुआ, और नाराज़गी और गुस्सा पैदा हुआ कि ये तो साफ साफ हिपोक्रेसी है। फील्ड निगोशिएशन, अब क्रिप्स मिशन आया 1942 में, अर्लियर इन 1942, और ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन भेजा था ना निगोशिएट करने के लिए कि इंडिया का सपोर्ट वॉर में, ठीक है, इस एक्सचेंज में कि हम पोस्ट वॉर ऑटोनॉमी देंगे, कि वॉर के बाद कुछ ना कुछ हम तुम्हें देंगे। होएवर ऑफर वाज वेग, और ऑफर फेल हो गया। कोई भी गारंटी देने के लिए कि इमीडिएट हम लोगों को जो है इंडिपेंडेंस मिलेगी। यहाँ डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी नहीं हो रही थी, डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। अब क्या हुआ, जो वाइड स्प्रेड डिसअपॉइंटमेंट था वो इंडियंस के बीच में पहले ही था, और गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था ऑन क्रैशिंग बैंक और रिफ्लेक्ट कि किस तरह से ट्रस्ट जो है वो ब्रिटिश प्रोमिस, ब्रिटिश के जो अंग्रेजों के वादे हैं उनके ऊपर से पूरा यकीन हम लोगों को उठ चुका था। ऊपर से वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इकोनॉमिक पावर जो है, जो राइजिंग पब्लिक डिस्केंट, इकोनॉमिक हार्डशिप थी। वॉर ने जो है इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ा दी थी, खाने की बहुत कमी थी हिंदुस्तान में, जिससे फेमाइन भी आता है, बंगाल का ग्रेट फेमाइन। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं एक ऑर्डिनरी, एक आम इंसान, एक ले मैन जो था इंडियंस का, वो बहुत ज़्यादा इस वॉर की वजह से सफ़र कर रहा था, जो वॉर इनकी थी भी नहीं। ब्रिटिश ने इन्हें इन्वॉल्व किया था, रिप्रेशन। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर के टाइम पे वॉर टाइम मेजर लिए हुए थे, मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया हुआ था, सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल कर दिया था, ये सेंसरशिप लगा दी थी न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, प्रेस पे। तो इससे क्या हुआ था, और गुस्सा इंडियंस का बढ़ा हुआ था, और लोग अब रेडी थे एक डिसाइसिव मूवमेंट के लिए कि अब आर पार का फैसला हो, ठीक है। यूनिटी ऑफ इंडिया, देखो कांग्रेस ने रियलाइज़ किया कि इंडिया जो है, इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो काम करने वाले फैक्ट्रीज में मजदूर हो, या फिर स्टूडेंट हो, औरतें हो, वो सब तैयार थे एक मास मूवमेंट के लिए। और गांधी इन सारे जज्बातों को चैनल करना चाहता था एक नॉन वायलेंट सत्या स्ट्रगल के लिए, जो फाइनली एंड हो इंडिपेंडेंस के लिए, देश की आज़ादी के लिए। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आता है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट अडॉप्ट की जाती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, बॉम्बे मीटिंग होती है अगस्त 1942 में, और लॉन्च की जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। रेजोल्यूशन डिमांड करता है इमीडिएट विड्रॉल, के ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया से इमीडिएटली यहाँ से निकलें और जाएं आप, और लोगों को कहती है कि वो इंगेज हो एक मास स्ट्रगल में, और हमें एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव करनी, ठीक है। अच्छा, की फीचर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के, इमीडिएट डिमांड फॉर, कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के एक्चुअली क्या डिमांड्स थी। रेजोल्यूशन इक्वोवोकली डिमांडेड, सब लोगों ने डिमांड की कि ब्रिटिश जो है वो हिंदुस्तान छोड़े।
और सारी पावर्स जो है इंडियंस को ट्रांसफ़र करें। ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, नो लॉन्गर लेजिटिमेट, और इंडिया अब इससे ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता वर्ल्ड वॉर सेकंड में अपनी आज़ादी के बिना। जब तक हमें खुद फ्रीडम नहीं मिलेगी, हम क्या फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं यूरोप में, समझे। कॉल फॉर नॉन वायलेंट सत्याग्रह। अब देखो रेजोल्यूशन ने इस चीज़ पे बड़ा दबाव डाला कि हिंसा नहीं होगी, अहिंसा होगी। गांधी जो है नॉन वायलेंट तरीके से, गांधी ने लोगों से कहा कि वो अहिंसा का, जो नॉन वायलेंस का है, वो रास्ता अपनाएंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। कॉल्ड फॉर पीसफुल अपराइजिंग। रोल ऑफ पीपल देखो, इट कॉल्ड अपॉन पीपल, लोगों को कहा डू और डाई इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, करो या मरो। और सारी सोसाइटी, चाहे वो फार्मर है, वर्कर है, स्टूडेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, लीडर्स हैं, कि इस मूवमेंट में ज्वाइन करें, या तो मरेंगे या जिएंगे, या तो करेंगे या मरेंगे, वह वाला जो है स्लोगन उठाया गया। रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। रेजोल्यूशन ने हाईलाइट किया कि किस तरह ब्रिटिश पॉलिसीज इंडिया में फेल हुई, वो हमें जो है इनएडुकेट जो है उनकी हमें फ्रीडम ना प्रोवाइड करने की, हमारी इकोनॉमिक और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको कभी नहीं सोल्व किया इंडियन। उन्होंने कंडेम किया कि ब्रिटिश सिर्फ हमारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, और रिफ्यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, डिस्पाइट कि इंडिया का इतना कंट्रीब्यूशन हुआ वॉर में, और वॉर के बाद हमें जो है हमें पावर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे जो उनका वादा था। और रेजोल्यूशन ने जो है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, रेजोल्यूशन ने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश की हिपोक्रेसी, क्लेमिंग कि वो आज़ादी के लिए लड़ भी रहे हैं, फाइट फॉर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में, और वहीं सेम राइट्स जो हैं वो इंडियंस को नहीं दे रहे। और ये कॉन्फिडेंस था इंटरनेशनल का कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया जो है हमें सपोर्ट करेगा अलाइड फोर्सेस को, एफर्ट्स को मोर मीनिंगफुल वे में, ठीक है। तो गांधी का जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या आता है डिफरेंट सेक्शन। फार्मर्स को कहता है, गांधी एडवाइस करना है फार्मर को कि वो टैक्स पे करना बंद कर दे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, वो अपना किसी तरीके का कॉपरेशन ब्रिटिश अथॉरिटी को ना दे, पर्टिकुलरली जो रेवेन्यू कलेक्शन है, लेकिन बिना वॉयलेंस किए और प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किए बिना आपने टैक्स पे करना, रेवेन्यू पे करना बंद कर देना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कहा कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन करें, रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब्स इफ़ दे आर विलिंग और एबल टू डू सो। अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारी मर्जी है, तो तुम अपनी जॉब से रिज़ाइन करो जो गवर्नमेंट के लिए तुम काम करते हो। थोस अगर जो रिज़ाइन नहीं कर सकते पर्सनल रीजंस की वजह से, उन्हें एडवाइस किया कि वो काम करते रहे पैसिवली, ठीक है, और अवॉइड करे किसी तरीक़े से भी ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में जिससे वो इंडियंस का जो है ओप्रेस कर रहे हैं, इंडियंस को दबा रहे हैं। सोल्जर्स को कहा कि वो सोल्जर्स डिड नॉट डायरेक्टली आस्क इंडियन सोल्जर्स, गांधी ने डायरेक्टली नहीं कहा कि वो आर्मी छोड़ दें, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, कोई वायलेंट कन्फ्रंट्रेशन हो सकती है। तो हवर लेकिन उसने इंकरेज किया आर्मी को कि वो कि गहराई से सोचे कि उनका अलीजियंस, उनकी वफादारी किसकी तरफ है, और अवॉइड करे किसी तरीके का पार्टीशन या एक्शन जो कि अपने ही मुल्क के लोगों को हार्म करेगा, नुकसान देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को कहा कि वो कॉलेजेस, स्कूल्स जो हैं बाइकाट करे जो ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल किए गए, और पार्टिसिपेट करे फ्रीडम स्ट्रगल। उसने देखो, गांधी जी बिलीव करते थे कि जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, जो उनकी एनर्जी, जो उनका डिटर्मिनेशन है, वही इस मुल्क को आगे चला सकता है। और सबसे बड़ी बात हर जुमले में कि वॉयलेंस को अवॉइड करते हुए वुमेन्स, देखो गांधी ने देखा कि वुमेन्स जो है ना वो भी बैकबोन है इस मूवमेंट का, और इनकरेज किया कि उनको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ऑर्गेनाइज करें प्रोटेस्ट, पिकेटिंग करें, स्प्रेड करें अवेयरनेस। ही बिलीव्ड कि वुमेन जो है एक नेचुरल एफिमिटी है नॉन वायलेंस के लिए, और ये इन्हें एक आइडियल लीडर्स बनाता है एक पीसफुल स्ट्रगल में। प्रिंसेस और जो फ्यूडेटरी स्टेट्स थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, गांधी ने कॉल किया कि जो रूलर्स है प्रिंसली स्टेट के, वो इस सपोर्ट को, मूवमेंट को जो है सपोर्ट करें और लोगों के साथ खड़े हों, रिफ्यूज़ करें किसी तरीका का भी कोई भी क्या है कॉपरेशन, कोई भी जो है मदद जो है ब्रिटिश रूल को। उन्होंने इनकरेज किया कि इंट्रोड्यूस किया डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अपनी स्टेट में, और इस्टेब्लिश करें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। बिजनेसमैन्स को ये अपील किया कि मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो स्टॉप, कोई भी इसी तरीके का काम ना करें जिससे ब्रिटिश को फ़ायदा हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। इंस्टेड वो जो है लॉजिस्टिकली भी, फाइनेंशियली भी जो है वो मूवमेंट को सपोर्ट करें। उन्होंने इंकरेज किया कि वो ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करें, प्रमोट करें इंडिया का बनाई हुई चीज़ें, स्वदेशी, ठीक है। वर्कर्स को देखो, गांधी ने एडवाइस किया वर्कर्स को कि वो पीसफुली स्ट्राइक पे जाए, वो इंडस्ट्रीज़ के काम्स को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करे जो ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल की गई, और एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अवॉइड करते हुए किसी तरीके का फॉइल। प्रेस, गांधी कॉल अपॉन इंडियन प्रेसेस कि वो ब्रिटिश के लगाए हुए सेंसरशिप को ना माने,
और बिना किसी डर के जो है स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट छापें आप लोग, कि वो मैसेज और देखो जर्नलिस्ट को ये मैसेज दिया कि वो नॉन वायलेंस का मैसेज जो है लोगों तक फैलाएं, आज़ादी का मैसेज लोगों तक फैलाएं, चाहे उसके लिए आपको जेल ही क्यों न जाना पड़े। कॉमन पीपल को ये कहा कि वो विड्रॉ करें किसी तरीके का भी अपना, जो तुम किसी तरीके से भी अगर ब्रिटिश को कॉपरेट कर रहे हो तो वो आज से बंद करो, आप टैक्सेस पे करना बंद करो, फॉरेन गुड्स मत पहनो, कपड़े चीज़ें खरीदी हुई, ठीक है, पार्टिसिपेट करें हड़ताल में, ठीक है, ऑफर ऑफर करें शेल्टर, जो लीडर्स को और एक्टिविस्ट जो इस मूवमेंट में है उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको खाना प्रोवाइड करें, ठीक है। तो क्विट मूवमेंट जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की, वो रैपिडली स्प्रेड करती है ऑल जो है इंडिया में अक्रॉस जो है डिफरेंट गवर्नमेंट। अब जैसे ही ये स्प्रेड करती है तो पिछली मूवमेंट्स की तरह जो है ब्रिटिश नहीं देखते, ब्रिटिश जो है इमीडिएट क्रैकडाउन करते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं जितने भी टॉप लीडर हैं, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये मूवमेंट जो है ना एक मास करेक्टर ले लेती है, पीपल जो डिफरेंट रीजन के, क्लास के, मजहब के, काम के, ऑक्यूपेशन के है ना, वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब लीडरलेस और डिसेंट्रलाइज्ड अपराइजिंग, अब सारे मेन लीडर्स अरेस्ट हो चुके हैं। देखो ना, ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिए लीडर जैसे गांधी है, नेहरू है, और सुन जो है आफ्टर जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास होता है, ये सारे मेन लीडर्स को जो है फटाफट रातों रात जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और मूवमेंट बन जाती है लीडरलेस और एट नेशनल लेवल। और दिस लेड टू, इससे क्या हुआ, जो लोकल और डिसेंट्रलाइजेशन लीडरशिप थी ना, बहुत सारे रीजन्स में जो ग्रास रूट लीडर्स जो हैं वो उठ के आए, बड़े बड़े ऊपर के टॉप लीडर सब अरेस्ट हो चुके हैं, तो नई लीडरशिप अरेस्ट, बहुत सारे जगहों पे ऑर्डिनरी जो पीपल थे और वर्कर्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज की स्ट्रगल और लीडिंग और स्पॉन्टेनियस और वाइड स्प्रेड रेबेलियन किया, अपने आप से लीडरशिप, नए लीडर्स उभर के आए, यूथ है ना, ग्रास रूट लेवल पे और लोग, ठीक है। जैसे रोल डिफरेंट रीजन में, जैसे बिहार में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट बनी और जयप्रकाश नारायण जैसा लीडर और बाकी सोशलिस्ट लीडर ने ऑर्गेनाइज की अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, गोरिल्ला अटैक किए ब्रिटिश की प्रॉपर्टीज़ के, उनके रेलवेज को ख़त्म किया, कम्युनिकेशन लाइन को ख़त्म किया, पुलिस स्टेशन पे अटैक किए। ईस्ट बंगाल जैसे जैसे बंगाल, उड़ीसा और असम में जो है स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो हैं वो मिलकर जो है इस मूवमेंट्स को चलाने लगे। उड़ीसा में ट्राइबल कम्युनिटीज़ और पीजेंट्स ने ज्वाइन कर ली मूवमेंट लार्ज नंबर पर और ब्रिटिश के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया। महाराष्ट्र में जो है लीडर्स लाइक अरुणा अशरफ अली है ना, अच्युत जो है, पटवर्धन, इस जैसे लोगों ने, जो वर्कर्स थे जो छोटे छोटे कम्युनिटीज से आते थे, ये उठे। उत्तर प्रदेश में देखो रूरल्स एरिया और अर्बन एरियाज में देखा हमने प्रोटेस्ट, जहाँ किसान्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। साउथ इंडिया में जो है तमिलनाडु और कर्नाटका में, हालांकि यहाँ लेस वॉयलेंट था, इतनी वॉयलेंस नहीं हुई क्योंकि, लेकिन फिर भी जो है प्रोटेस्ट जो है मोस्टली स्टूडेंट लेड था और स्ट्राइक और बाइकआउट यहाँ पे भी हुआ। पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में जो जैसे फ्रंटियर के गांधी जिनको बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और डायरेक्ट एक्शन यहाँ पे लिमिटेड था, लेकिन फिर भी जो है एक नोटेबल जो है मूवमेंट यहाँ पे भी चली, ठीक है। पार्टिसिपेशन डिफरेंट सेक्शन थे, स्टूडेंट्स जो थे इस लीडर के बैकबोन थे इस मूवमेंट के, उन्होंने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने पैम्पलेट्स जो पोस्टर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, स्ट्राइक्स में इंगेज किया, अक्रॉस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा जाके लोगों को बताया। वर्कर्स जैसे मुंबई, कलकत्ता के, अहमदाबाद के, उन्होंने इस स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ब्रिटिश कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया, बंद कर दिया। फार्मर्स रूरल एरियाज़ के, उन्होंने जो है टैक्सेस पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ख़त्म कर दिया। थोड़ा वॉयलेंस हुआ जब ऊपर की लीडरशिप हट गई तो और गुस्सा लोगों के अंदर और आक्रोश पैदा हुआ, ठीक है। फिर वुमेन ने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, जैसे अरुणा असफ अली थे, उषा मेहता थी, और बहुत सारे प्रोटेस्ट जो पिकेटिंग और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे थे, रेडियोज़ चला रहे थे। ट्राइबल कम्युनिटीज़, उड़ीसा, छोटा नागपुर है या फिर नॉर्थ ईस्ट में, वो भी ज्वाइन की, ठीक है। लोकल ग्रीवियंस, अपने जो लोकल अपने इश्यूज़ थे उसको लोगों के सामने लाया, ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ जैसे बहुत सारे ले, जैसे जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, अरुणा अशरफ अली है, ये जो है अंडरग्राउंड चले गए जब, ताकि अरेस्ट से बचने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है सीक्रेटली अंजाम देने लगे, गोरिल्ला टैक्टिक्स, सैबोटाज, मतलब रेलवे लाइंस को ख़त्म करना, टेलीग्राफ लाइंस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ताकि कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये एक मेन चीज़ थी इतनी बड़ी जो है कंट्री को जो है कंट्रोल करने के लिए। देखो ब्रिटिश वेर ऑलवेज फ्यू इन नंबर, लेकिन इनकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी ना, उसकी वजह से इन्होंने जो है कॉन्कर, कंसोलिडेट और रूल किया इतनी बड़ी कंट्री को, ठीक है। जब कम्युनिकेशन लाइन ही पूरी तरह से डिसरप्ट होगी तो एक जगह से दूसरी जगह कोऑर्डिनेट ही नहीं हो रहा था, तो कोई सेंट्रलाइजेशन थी ही नहीं, तो इससे जो है ब्रिटिश को और नुकसान हुआ।
सीक्रेट रेडियो स्टेशन, जैसे उषा मेहता ने फेमस अंडरग्राउंड जो है कांग्रेस रेडियो इन बॉम्बे है ना, जो यहाँ से वो मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे किस तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करनी है। ओके, फिर जो है वॉयलेंस और सप्रेशन। देखो मूवमेंट डिस्पाइट गांधी की जो है कहा कि नॉन वॉयलेंस का इंसिस्ट किया, वो ये बहुत वॉयलेंट हो गए और बहुत जगह गुस्सा जो है मासिस का वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे आया। ठीक है, अटैक ऑन सिंबल, जो ब्रिटिश सिंबल्स थे, जो उनकी निशानियाँ थी, जैसे उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइंस या टेलीग्राफ ऑफिसेज थे ना, वो अटैक किए गए। कुछ एरियाज़ ने बहुत सारे आउटरेज जो है रेबेलियन भी देखा ब्रिटिश के खिलाफ, बगावत जो है एक वॉयलेंस के स्तर पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद, देखो थाउजेंड्स जो है वो प्रोटेस्टर्स को जो है अरेस्ट किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा गया। मास शूटिंग, देखो ब्रिटिश ने फायर किया जो है अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पे बहुत सारी जगहों में। विलेजेस से जिन पे शक था कि वो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व है, उन्हें जला दिया गया या पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो सप्रेशन बड़ा ब्रूटल था। ठीक है, इसी दौरान आ जाता है फेमाइन 1943 का, जो वन ऑफ द वर्स्ट जो ह्यूमन मेड है, इंसानों का बनाया हुआ फेमाइन। क्यों? जिससे जो है 2 से 3 मिलियन डेथ होती हैं, 20 से 30 लाख डेथ सिर्फ बंगाल रीजन में होती हैं, जो अभी बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है। फेमाइन अकर होता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के ही दौरान। ठीक है, मास स्टारवेशन, इतने लोग भुखमरी से, क्योंकि राशन सारा यूरोप जा रहा है, वॉर को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ खाने के लिए है ही नहीं, माल न्यूट्रिशन और बीमारी फैलती है। तो ये कहीं ना कहीं जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसी का इंडिया में, और ना ही इन्होंने जो है इस फेमाइन को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया। इसका मकसद क्या था कॉज ऑफ फेमाइन? देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया था एक स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी इन बंगाल। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए कि अगर जापान यहाँ से इन्वेड करेगा तो कोई भी चीज़ जो है हाथ जापान के नहीं आनी चाहिए, ताकि जापान जो है एडवांस कर सके अपने फौजेस। अब दिस इंक्लूड कंसिफिकेशन ऑफ राइस स्टॉक्स एंड बोट्स। राइस के जितने भी स्टॉक्स थे, बोट्स थे, जो ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यूज़ होते, जो डिसरप्ट कर सकता है लोकल फूड सप्लाई चेन्स। साइक्लोन्स एंड फ्लड। अब सीवियर साइक्लोन हुआ अक्टूबर 1942 में, जिससे वाइड स्प्रेड फ्लड हुआ बंगाल रीजन में, जिससे जो है क्रॉप्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगी, फूड प्रोडक्शन जो है कम हो गया। तो अराउंड 3.2 मिलियन हेक्टर ऑफ द राइस पैडी फील्ड वे डैमेज, ड्रास्टिकली अफेक्टिंग द स्टेबल फूड। सो एक्सप्लॉइटेड बाई ट्रेडर्स। देखो स्पेकुलेशन एंड होर्डरिंग बाई द लोकल ट्रेडर हु सॉट टू प्रॉफिट फ्रॉम राइजिंग प्राइजेस एक्सक्रिवेटेड बाई द क्राइसिस। देखो ये सारी चीज़ें ना लोकल ट्रेडर्स ने क्या किया कि अब ग्रोथ, और मैंने आपको समझाया ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी ना, डिमांड और ग्रोथ का ही तो सारा इशू है कि डिमांड ज़्यादा है, अगर ग्रोथ भी ज़्यादा है तो प्राइस जो है स्टेबल रहेगा। अगर डिमांड ज़्यादा और ग्रोथ कम है तो क्या है, प्राइजेस बढ़ेंगे ना। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा अनाज जो है ना गोदामों में जो है भर के रखा हुआ था कि हम उस टाइम पे बेचेंगे जब मार्केट में जो है इसकी कमी होगी और इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ये चीज़ों को भी ना कंट्रोल करने से कहीं फेल होगी, चेक करने से, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि लोग जो है इकट्ठा कर करके गोदाम भर भर के रख रहे हैं कि तब बेचेंगे जब पूरी मार्केट में कमी होगी, जब प्राइस बहुत बढ़ेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे। इससे जो है प्राइस की इन्फ्लेशन भी बढ़ी। एक्सपोर्ट ऑफ होम, देखो ड्यूरिंग फेमाइन के टाइम पे क्या हुआ कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो फिर भी कंटिन्यूसली राइस को जो है चावल एक्सपोर्ट करती रही इंडिया से वॉर के टाइम पे यूरोप में, और ताकि ट्रूप्स को खाना मिल सके। वहीं जो है इनकी इंडियन पॉपुलेशन को नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज़ किया जो एबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई लोकल पॉपुलेशन के लिए कम हो गया, क्योंकि उन्होंने सोल्जर्स के लिए और वॉर के लिए और यूरोप के लिए प्रायोरिटाइज़ किया। वहीं यहाँ पे जो है लोकल पॉपुलेशन को खाने को मिल ही नहीं रहा था। इन्फ्लेशन, माल न्यूट्रिशन, हंगर, इसकी वजह से लाखों लोग मरे डिजीज़ की वजह से। तो इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। देखो वॉर टाइम इन्फ्लेशन जो है ना उसने कॉज किया कि फूड का जो है प्राइजेस वो स्काई रॉकेट हो गए। मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 10,000 की हो गई, इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो डिसरप्ट ट्रांसपोर्टेड नेटवर्क में भी, क्योंकि वॉर के टाइम पे ना खाना इतनी बेहतरी से जो फूड था वो इतनी बेहतरी से जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे। फेलियर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। देखो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ना बड़ी इनएफिशिएंट थी। उन्होंने जो है देखो फेमाइन आ चुका है, लेकिन उन्होंने वॉर के टाइम पे जो है इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया डिक्लेयर करने से। फेमाइन एक नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया होता और कोई ध्यान दिया होता फेमाइन के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी, समझे। और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज की रिसोर्सेज मिलिट्री के लिए अपने सिविलियन लोगों को छोड़कर, आप कहीं और से भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है।
वॉर के लिए, लेकिन आपने जो है अपनी यहाँ के लोगों को मरने दिया और यहाँ से जो है फूड सारा सप्लाई किया गया कहाँ पे, फौज के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो क्राइसिस जो हैं ये हुआ, और ये वॉर के दौरान और वॉर के बाद का इम्पैक्ट था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है राजगोपालचार्य का फॉर्मूला। ठीक है, इन्होंने जो है 1944 में जो ये राम गोपालचार्य आरसी राजगोपालचार्य के द्वारा दिया गया था, ये एक अटेम्प्ट था रिजोल्व करने का, एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके बीच में जो है एक डेडलॉक हुआ था ओवर द इशू जो है इंडियन इंडिपेंडेंस का, और मुस्लिम लीग की डिमांड जो पाकिस्तान की थी। इन फैसले के बीच में डेडलॉक आया था ना, एक की मान रहा था ना दूसरे की मान रहा था। ठीक है, तो राजगोपालाचार्य ने सोचा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ली जाए, किसी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज़ पे लाया जाए ताकि दोनों पार्टी इकट्ठे मिलकर जो है ब्रिटिश से निगोशिएट कर सके इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। बैकग्राउंड क्या था, देखो मुस्लिम लीग जो है अंडर मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने पास किया लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, डिमांड करने के लिए कि हमें सेपरेट एक पाकिस्तान चाहिए मुस्लिम्स के लिए, क्लेमिंग के जो हिंदू और मुस्लिम है वो दोनों एक डिस्टेंट नेशंस है, वो कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। कांग्रेस जो है और महात्मा गांधी और बाकी वो इस चीज़ को मानने से तैयार ही नहीं थे, आइडिया पार्टीशन का, कि मुल्क का बंटवारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही थी कंटिन्यूसली इस डिवीजन को और अपना कंट्रोल इंडिया पे मेंटेन कर रही थी, इस डिवाइड एंड रूल को। गोपालचार्य चाहते थे कि हम दोनों इकट्ठे आएँ और ये डिवाइड एंड रूल को खत्म करें और ब्रिटिश रूल को ही खत्म करें इंडिया से। गोपालचार्य एक सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे और वो एसोसिएट भी थे गांधी के। उन्होंने प्रपोज किया ये फार्मूला, एक मिडिल पाथ किसी तरीके से इस डेडलॉक को तोड़े ताकि दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है नेगोशिएशन टेबल पे आए। क्या प्रपोजल थे राजगोपालचार्य के फॉर्मूला के, देखो मुस्लिम लीग सपोर्ट करे इंडिपेंडेंस के लिए, कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करे, डिमांड करें हम इमीडिएट इंडिपेंडेंस हमें दी जाए, आज़ादी दी जाए क्या अंग्रेज़ों से। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंस के बाद जो मेजोरिटी के मुस्लिम मेजोरिटी रीजन से इंडिया के वुड हैव द राइट कि वो होल्ड करेंगे, एक प्लेबिसाइड डिसाइड करेंगे वेदर वो एक सेपरेट स्वर्गन स्टेट बनाना चाहते हैं। प्लेबिसाइड मतलब ये लोग हैं, ठीक है, ये वोट करेंगे क्या हमें पाकिस्तान बनाएंगे या फिर हम इंडिया में ही रहेंगे। ठीक है, जहां वोट जाएंगे उस एरिया को, तो हम वो जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पे प्लेबिसाइड करवाएंगे। और इन द इवेंट ऑफ पार्टीशन एग्रीमेंट वुड बी मेड, और पार्टीशन के टाइम जो है एग्रीमेंट बनाया जाएगा डिफेंस अरेंजमेंट, कम्युनिकेशन और जो कॉमर्स है दोनों स्टेट्स का। रिलीजियस फ्रीडम, इट वाज इंश्योर्ड कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है जो रह जाएंगी प्लेबिसाइड के बाद, हिंदूज जो पाकिस्तान में और मुस्लिम, उनको प्रोटेक्शन और इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन इस फार्मूले का देखो, गांधी ने सपोर्ट किया और मोहम्मद अली जिन्ना से मिले डिस्कस करने के लिए इस फार्मूले को, लेकिन टॉक्स फेल हो गई बातचीत और जिन्ना ने इस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग का रिजेक्शन, जिन्ना ने डिसमिस कर दिया फार्मूला। वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग की डिमांड पाकिस्तान की वो मानी जाए बिना किसी कंडीशन के, जैसे प्लेबिसाइड जैसा कंडीशन। ठीक है, उन्हें यह भी डर था कि ये अंडरमाइन करेगा कहीं ना कहीं लीग का पोजीशन एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम, कि हम मुस्लिम्स के सोल रिप्रेजेंटेटिव है, हमें कोई प्लेबिसाइड करवाने की जरूरत नहीं, जो हम कह रहे हैं वो मतलब मुस्लिम कह रहे हैं इंडिया के। कांग्रेस लीडर, बहुत सारे कांग्रेस लीडर इंक्लूडिंग वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद स्पेक्टिकल थे इस फार्मूला को लेके, शक में थे, थोड़ा उन कन्फ्यूजन में थे। उन्हें लगा कि अगर हम इस चीज़ को मानेंगे हम इनडायरेक्टली ये पार्टीशन जो मांग रहे हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया मान रहे हैं इसका मतलब, तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान है वो इंडिया की यूनिटी को कमज़ोर कर देगी। हिंदू महासभा ने बिल्कुल अपोज कर दिया मुस्लिम लीग का फार्मूला, और ये वो कहने लगे कि कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड इंडिया के आइडिया के खिलाफ एक तरह की बिट्रेल है, एक तरह का जो है दगा है, एक तरह की, ठीक है, बेईमानी है। फिर आता है देसाई लियाकत पैक्ट, देखो ये भी 1945 में आता है इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए जो इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का था। ड्यूरिंग फाइनल ईयर्स जो ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया के कॉलोनियल रूल के इंडिया में, ये एक जॉइंट एफर्ट था। बाहूभाई देसाई और सीनियर कांग्रेस लीडर और देसाई लियाकत एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीग के थे, जो लेटर पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने पाकिस्तान के, कि हम एक यूनाइटेड इंटर्म गवर्नमेंट बनाते हैं इंडिया में। कुछ की प्रोविजंस इस पैक्ट के देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए इंटर्म गवर्नमेंट, देखो कोलिशन गवर्नमेंट एक फॉर्म की जाए सेंटर की तरफ, जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी। गवर्नमेंट वुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मेजोरिटी ग्रुप्स एज वेल, माइनॉरिटी, तो गवर्नमेंट में जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स भी होंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी जो इंटर्म गवर्नमेंट बनेगी, मतलब ये आज़ादी से पहले बन रही है। इंश्योर करें कि दोनों पार्टी जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगी। डिसीजन और जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो निगोशिएट करेगी, बातचीत करेगी ब्रिटिश के साथ कि किस तरीके से इंडिया को आज़ादी दी जाएगी पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब
जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का डिसाइड किया जाएगा आज़ादी के बाद, अलोइंग डिस्कशन अबाउट कि मुस्लिम लीग की डिमांड जो पाकिस्तान की वो हम बाद में करेंगे आज़ादी के बाद। देखो कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार भाई पटेल, उन्होंने ऑफिशियली इस पैक्ट को इंडोर्स नहीं किया। वो कहीं ना कहीं इस बात पे शक में थे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग को देने की। उन्हें लगता था कि कांग्रेस एक सोल रिप्रेजेंटेटिव है सारे इंडियंस का, इंक्लूडिंग मुस्लिम का भी वो रिप्रेजेंटेटिव है। मुस्लिम लीग जो है मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर, उन्होंने इस पैक्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने डिमांड किया कि हमें एक्सप्लिसिटली हमें रिकॉग्नाइज किया जाए कि हम ही मुस्लिम के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव हैं इस इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में। और पाकिस्तान जो है किसी भी एग्रीमेंट का एक प्री कंडीशन है कि पाकिस्तान को के डिमांड को मानना पड़ेगा, फिर हम किसी भी निगोशिएशन के लिए बैठेंगे। तो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे भी सेटल्ड नहीं थी। वो बिलीव करते थे कि मुस्लिम लीग डिजर्व करती है एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया अलग से। सिग्निफिकेंस और फेलियर, देखो देसाई लियाकत पैकेट सिग्निफिकेंट था एज ये एक वन ऑफ द रेयर इंस्टेंट था, एक ऐसा वक्त था जहाँ पे लीडर्स जो है दोनों पार्टीज़ के, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, उन्होंने एटलीस्ट एक कोशिश की कि कॉमन ग्राउंड फाइंड करें। अब इसका फेलियर इस चीज़ को हाईलाइट करता है किस तरीके से एक दूसरे पे मिसट्रस्ट है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो इशू है पाकिस्तान का। और इसका फेलियर ये चीज़ भी इंश्योर करता है कि किस तरह ब्रिटिश जो है सक्सेसफुल रहे हैं हमें डिवाइड करके रूल करने पर। और वो कंटिन्यूसली ये मुस्लिम लीग और जो ब्रिटिश की जो कांग्रेस की राइवलरी है, इसको एक्सप्लॉइट करके अपना कंट्रोल इंडिया पे बना के रख रहे थे, ठीक है। फिर आता है वेवल प्लान 1900। देखो वेवल प्लान 1945 में आता है, जो लॉर्ड वेवल के द्वारा प्रपोज किया जाता है, जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया होता है। ये प्लान भी जो है डेडलॉक सॉल्व करने के लिए आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बन, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है इंडियन लीडर्स को गवर्नेंस ऑफ इंडिया में, कि किसी तरीके से हम ये डेडलॉक ख़त्म करें और ब्रिटिश इंडिया में जो है इन लोगों को इन्वॉल्व करें। ये नेम आफ्टर वेवल, जो आर्चिबाल्ड वेवल है जो वाइस रॉय है उसके नाम पे था, जिन्होंने सर्व किया था वाइस रॉय 1945 से 47 के दौरान। अब इस प्लान था कि एम किया गया था फॉर्मिंग एन इंटर्म गवर्नमेंट, जो क्या करेगी इंडिया की, इवेंचुअली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, उसके लिए हम इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। वेवल प्लान क्या था, जो पॉलिटिकल, देखो 1945 में ना जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था इंडिया का वो डीपली डिवाइडेड था। कांग्रेस डिमांड कर रही थी इंडिपेंडेंस, एक यूनिफाइड इंडिया का, बिना पार्टीशन के हमें आज़ादी दी जाए, वो भी जल्दी से जल्दी। मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा है वो डिमांड कर रही थी कि पाकिस्तान बनाया जाए। दोनों पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, इससे जो है डेडलॉक बना हुआ था, ठीक है। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, देखो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है यूरोप में, ब्रिटिश पे गवर्नमेंट पे और प्रेशर डाला जाता है पूरी दुनिया से कि इंडिया का इशू जो है उसको एड्रेस किया जाए और उनको फ्रीडम दी जाए। ब्रिटिश और वो भी चाहते थे कि जो वॉर के बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम है, कॉपरेशन का है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और जो अनरेस्ट है उसको ख़त्म किया जाए, वो इंडिया की कॉपरेशन चाहते थे। फेमाइन और पॉलिटिकल एंड, देखो बंगाल फेमाइन 1943 का, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की, इसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश की अथॉरिटी को बहुत कमज़ोर कर दिया था और पूरे इंडिया में जो है नाराज़गी थी, अनरेस्ट थी। इस कंटेक्स्ट में वेवल प्रपोज करता है प्लान के इंडियन लीडर्स को किसी तरह इकट्ठा साथ लाया जाए और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाए। की प्रपोजल वेवल प्लान का क्या था, देखो फॉर्मेशन ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट। देखो प्लान ने प्रपोज किया कि हम फॉर्म करेंगे एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेंटर में, जो एक इंटर्म गवर्नमेंट का काम करेगी। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कंसिस्ट करेगी सिर्फ इंडियंस, सिर्फ एक्सेप्ट एक वाइस रॉय और कमांडर इन चीफ जो है वो ब्रिटिश का होगा, बाकी सारे इंडियंस होंगे, ठीक है, बैलेंस रिप्रेजेंटेशन। अब काउंसिल में जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हिंदूज़ की, जो जिसको कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है, जो मुस्लिम्स की भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी जिसको मुस्लिम रिप्रेजेंट करे, और माइनॉरिटीज़ को भी ऐड किया जाएगा, सिख दलित को भी, ठीक है। अब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, देखो मुस्लिम लीग ने वाज एश्योर्ड कि आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन सेपरेटली दी जाएगी, ठीक है, आप लोगों को एज द प्लान के हम रिकॉग्नाइज करेंगे मुस्लिम को, उनका सोल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मुस्लिम लीग है। नो प्लान टू कॉन्स्टिट्यूट, देखो प्लान स्टेटेड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं जैसे पार्टीशन या इंडिपेंडेंस जो है वो इंटर्म गवर्नमेंट के बारे में इंटर्म गवर्नमेंट के द्वारा नहीं डिसाइड की जाएगी। जो प्राइमरी रोल इसका है काउंसिल का, वो सिर्फ क्या है, वाइस रॉय को असिस्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का कंट्री का, फिलहाल ही मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने जो है एग्री किया इस प्लान के और इसको इम्प्लीमेंट करने के द्वारा, ठीक है। तो बुलाई जाती है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में। अब वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए वेवल क्या करता है, एक मीटिंग बुलाता है ऑल इंडिया पॉलिटिकल लीडर्स की, ठीक है,
शिमला कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स के लीडर्स को इकट्ठा बुलाया जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है क्योंकि फिर वो डिफरेंसेस जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का है, कांग्रेस ने जो है अपोज किया मुस्लिम लीग की डिमांड को कि वो एक लौते रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम के इंडिया में, ठीक है। वहीं कांग्रेस बोल रही है कि हम सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुस्लिम लीग बोलती है हम सोल मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मुस्लिम लीग इंसिस्ट करती है कि ओनली इट्स मेंबर, कि सिर्फ उसकी पार्टी के मेंबर जो हैं वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इससे जो है निगोसिएशन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है और वेवल प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसका रीजन फेलियर का मुस्लिम लीग की इनफ्लेक्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग रिजिड थी। जिन्ना और मोहम्मद अली ये इंसिस्ट करते हैं कि एक्सक्लूसिव जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम के लिए, वो रिजेक्ट करते हैं कि कोई भी मुस्लिम मेंबर चाहे वो कांग्रेस से या किसी पार्टी से भी, वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कांग्रेस का अपोजिशन देखो, कांग्रेस अपोज करती है आइडिया सेपरेट जो है रिप्रेजेंटेशन का, मुझे मुस्लिम को सेपरेटली रिप्रेजेंट करेगी मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में। क्लेम करती है कि सारे इंडियंस जो हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम, हम जो है सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो डिसएग्री करती है मुस्लिम लीग के बारे, और जो वीटो पावर दी जा रही थी काउंसिल में मुस्लिम लीग को कि किसी की भी चीज़ को अगर मुस्लिम लीग को आइडिया नहीं पसंद तो वो उस पर वीटो कर सकती है, वो फर्दर नहीं होगा। अब ब्रिटिश ने प्रेस नहीं किया दोनों पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, वो अभी भी उस आइडिया जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को मेंटेन कर रहे थे ताकि अपनी अथॉरिटी इंडिया में बनाए रखे, ठीक है, समझे। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ हुआ है 1940 से लेकर 1945 के बीच में, जिसमें बंगाल फेमाइन भी आता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी आता है, ठीक है, जिसमें वेवल प्लान भी आता है, सी गोपाल राजगोपालाचार्य का प्लान आता है, देसाई लियाकत पैक्ट आता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल जो है काम हो रहा था इंडिया में इस दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है, नेक्स्ट अब हम इतना हो गया, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है 1945 से 1947। तो वन लास्ट चैप्टर वी विल डिस्कस, ओके। आज या कल में जो है हम लोग जो है कर देंगे। इससे मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं, सम एक्ट्स एंड पॉलिसीज जो ब्रिटिश दौरान के रूल के दौरान हुई थी, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट इंडिया जो है, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वो हम अलग से करेंगे, ठीक है, अलग कोर्स करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है, ठीक है। तो ये रखते हैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।